कासिम एक सुबह उठता है और उसे अचानक एक ख्वाहिश होती है कि वह किसी को उल्लू का पट्टा कहे। यह ख्वाहिश उसके मन में पहले कभी नहीं आई थी और वह सोचता है कि यह अजीब है क्योंकि वह अपनी जिंदगी में खुश है। उसकी पत्नी के साथ कभी लड़ाई भी नहीं हुई और उसके नौकर भी अच्छे हैं। मौसम भी सुहावना है, फिर भी उसे किसी को उल्लू का पट्टा कहने की तीव्र इच्छा क्यों हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो उतनी जानी मानी तो नहीं है, लेकिन है बहुत ही मजेदार कहानी। तो आइए सुनते हैं मंटू की कहानी उल्लू का पट्टा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुस्सेल खाने की तरफ चला। अभी वो गुस्सेल खाने तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी बरामदे के पास वो अचानक ठहर गया। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश ये कि वो किसी को एक बार यूं ही बस उल्लू का पट्टा कहे। उसे भी अजीब लगी, लेकिन ख्वाहिश तो अंदर से आती है, तो बस आ गई। उसका दिल कह रहा था कि बस सिर्फ एक बार गुस्से में या मजाकिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिशें सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बहुत प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई। दांत साफ करते समय उसने जरूरत से ज्यादा वक्त लगाया, मसूड़े छिल गए। असल में वो सोच रहा था कि ये अजीबो गरीबो ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच न सका। बीवी से वो बहुत खुश था। उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी वक्स दोनों खामोशी से काम करने वाले ईमानदार नौकर थे। मौसम भी ठीक ठाक था। फरवरी के सुहाने दिन थे। ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रात लंबी। नेचर का बैलेंस बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी अच्छी थी। समझ में नहीं आता कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 वर्षों में कई लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा और बहुत मुमकिन है इससे भी कड़े लफ्ज उसने खास मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों, मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौके पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है और ये ख्वाहिश धीरे धीरे तेज होती गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा न कहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कासिम फिलोसफर टाइप आदमी था। वो हर बात पर गौर करने वाला था। आईना मेज पर रखकर वह आराम से कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो न हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। अचानक उसके दिल में आया, अजीब वाहियात नौकर है। देखो, दरवाजे के बिल्कुल बीच में ये हुक्का टिका दिया है। अरे, मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ। अगर ठोकर से चिलम गिर पड़ती तो आग लग सकती थी, कालीन भी जल सकती थी। जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम निरे उल्लू के पट्टे हो क्या? लेकिन उसने थोड़ा वक्त लिया और सोचा, यूं भी करना अच्छा नहीं लगता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वह बात पैदा नहीं होती और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो रोज हुक्का पीता हूँ। लिहाजा वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का पीने लगा। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं को देखता रहा।
लेकिन जैसे ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े बदलने के लिए साथ वाले कमरे में गया, उसके दिल में फिर वही ख्वाहिश पैदा होने लगी। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा? मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? और मान लो मैंने किसी को कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा भी। उसका दिमाग खराब नहीं था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसिर पैरों की है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? जितना इस ख्वाहिश को दबाता था वो उतना और उभरती थी। कासिम अपने बारे में ये बात जानता था कि वो बिना वजह किसी को उल्लू का पट्टा नहीं कहेगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन इसी उधेड़ बुन में पैंट की जीप की जगह लगे हुए बटन बंद करते वक्त ऊपर का बटन नीचे की काज में लगा लिया। वो झल्ला उठा। ये क्या पागलपन है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो। और ये पैंट के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। कपड़े पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीबी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट अच्छे सेके हुए थे, डबल रोटी भी बढ़िया थी, खमीर में खुशबू आ रही थी, मक्खन भी साफ था, चाय की केतली बेदाग थी। उसके हैंडल के एक कोने पर कासिम हर रोज मैला देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी, जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की क्वांटिटी भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई लगती है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, लेकिन फिर उसने मुंह बनाकर स्टाइल में कहा, हाँ भाई, आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीफा कहाँ आता है? सलीफे वालियाँ तो वो मुई होटल की छोकरियां हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत कड़वी हो गई। एक लम्हा के लिए उसके जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दें और वो नीम जो उसने अपने बच्चों की फुंसियों धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी उसे घोलकर पी ले। मगर उसने सब्र से काम लिया। फिर सामने वाले ताक पर जहां नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देखो, आज नीम के पानी से बच्चों की टांगें जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसम्बियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी पिघल गई, मुस्कुराकर बोली, आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा कर रखे हैं, भाई आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर नहीं रहूंगी। लेकिन सुनिए, दफ्तर में कहीं बांट न दीजिएगा। कासिम खुश हो गया। चलो, मौसमियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के झूठ मूठ के गुस्से को दूर कर दिया और ये मसला हल हो गया। चाय पीकर उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था। अचानक फिर रुक गया। दिल के अंदर से आवाज आई, किसी को उल्लू का पट्टा तो बोलो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे यार, कासिम का दिमाग खराब होने लगा। ये क्या चल रहा है? पर इस बार उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो हर्ज भी क्या है। अपने होठों से धीरे से कह दूं, उल्लू का पट्टा, तो शायद ये जो अंदर से बार बार आवाज आ रही है ये खामोश हो जाए। वो चलने लगा कि तभी उसे दिखा कि कमरे में बैठने की जगह बच्चे का कोमोड रखा है जिसमें बच्चा पॉटी करता है। अब ये तो सख्त बदतमीजी है, और खासकर उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, क्या हुआ, कोई काम? कासिम के मन से आवाज आने लगी, बोल दे गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है, बोल दे, बोलता क्यों नहीं?
वो हक्का बक्का आवाज सुनने लगा। क्या हुआ, कुछ कह रहे थे गुलाम मोहम्मद को? बीवी की आवाज गूंजी तो कासिम चौंक गया। बीवी के सामने इस तरह गाली गलौज ठीक बात तो नहीं है। बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं, वो मैं उससे यह कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना 1:30 बजे ले आया करे। तुम्हें खाना जल्दी भेजना पड़ता होगा, क्यों तकलीफ देना भाई। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा। इस बार बीवी के चेहरे पर खुशी नहीं गुस्सा था। कासिम ने गौर से देखा कि बीवी नीचे देख रही थी, बस सिगरेट को, जो अभी बोलते बोलते कासिम के हाथ से फिसलकर कालीन पर गिर गई थी और कालीन बस जलने ही वाला था। अरे ये ओहो, पता नहीं कैसे गिर गई। कहते हुए कासिम ने जल्दी से सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुस्सेल खाने में रखे स्ट्रे में फेंक दिया और बाथरूम अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे से लगकर सोचा, शुक्र है मैंने नौकर को उल्लू का पट्टा नहीं कहा, क्योंकि उससे बड़ी गलती तो मेरी थी। बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। अरे क्या हुआ, अंदर क्या कर रहे हो भाई? बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बीवी की आवाज अंदर आई। कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया क्या? आ रहा हूँ कहते हुए उसने बाथरूम की छिटकिनी पकड़कर नीचे खींची। तभी ढीली छिटकिनी का एक पेज निकलकर जमीन पर गिर गया और ठीक उसी वक्त दिल से फिर वही आवाज आई, बोल दे समीम को उल्लू का पट्टा, जो दरवाजा ठीक करने के 40 रुपए ले गया था। बोल दे उसको उल्लू का पट्टा, अभी बोल दे। वही ख्वाहिश जहन में तड़पने लगी, पर उसने किसी तरह काबू किया। फिर सोचा कि क्यों न बीवी को बता दे कि एक अजीब सी ख्वाहिश उसके जहन में सुबह से शोर कर रही है, पर सोचा कि कहीं बीवी उसे पागल न समझे। ऐसे किसी ठीक ठाक दिमाग वाले के साथ तो नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि वो ये सुनकर मेरे ऊपर खूब बरसे। नहीं भाई, जग हंसाई नहीं करवानी। कोई बात उसके पेट में रुकती नहीं, शाम तक अपनी सारी बहनें भाइयों सबको बता देगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, मजाक नहीं बनवाना। कासिम बाहर निकला तो बीबी ने बच्चों का कोमोड उठाकर कोने में रख दिया था। बोली, आज सुबह आपके बुखरदार में इतना तंग किया है कि अल्लाह की पनाह, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे कोमोड पर बिठाया, वरना उसकी मर्जी तो यही थी कि वो बिस्तर खराब करे। आखिर लड़का किसका है? कासिम 1 मिनट के लिए चौंका। तो वह कमोड तुमने वहां रखी थी? बोली, हाँ और क्या करती। वो तो नहीं, मैं समझ गया, ठीक किया तुमने, और बच्चे तो करते ही हैं। लेकिन अब खैर चलो, मैं निकलता हूँ, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। कहते हुए कासिम निकल गए और रास्ते भर यह सोचते रहे कि चलो अच्छा हुआ नौकर को कोमोड वहां रखने के लिए गाली नहीं दी, वरना बेकार जाती। गलती उसकी थी ही नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, और वैसे भी वो आवाज बड़ी देर से तो नहीं आई। कासिम कश्मीरी गेट से निकलकर निक्सल पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई सलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिंजा कर रहा था। आसपास के लोग शर्मिंदा नजरें किए गुजर रहे थे। अहीम सहित दाढ़ी वाला आदमी सलवार खोले यूं खड़ा था। अब तो बोल दे उल्लू का पट्टा इसको। अंदर से तेज आवाज आई। कासिम अचानक ठहर गया। उसने चौंक कर देखा कि ये आवाज सिर्फ उसी को आई या बाकी सबको भी। बोल दे उस आदमी को उल्लू का पट्टा। कासिम ने इस बार कोशिश भी की, पूरी ताकत समेटी, उल्लू कहने के लिए होठ गोल किए, पर तभी उसने सोचा, लेकिन यार मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि वो कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह बिजी है, बड़ी डूब के पेशाब कर रहा है। तौबा तौबा। और इस तरह मेरी आवाज बाकी सभी लोग सुनेंगे, बस वही नहीं जिसे मैं कहूँगा। और ये कोई शरीफ आदमी की काम है कि बीच सड़क पर दर्जनों लोगों के सामने गाली दी जाए। शरीफाना अंदाज तो यही है कि उसे कायदे से समझाया जाए कि भाई साहब देखिए, एक बात अर्ज करना चाहता था, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप उल्लू के पट्टे हैं। कासिम ने दूर से चिल्लाकर गाली देने का इरादा छोड़ दिया, पर ठीक उसी वक्त सड़क पर उसके पीछे से एक साइकिल नमूदान हुई।
कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी। पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन में उस लड़की की सारी फील्डिंग के दांतों में फंस गई। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में देर नहीं की। अरे अरे संभाल कर, ओहो लगी तो नहीं, कहते हुए कासिम उसकी तरफ दौड़ा। लड़की सड़क पर गिरी हुई थी। साइकिल उसके पैर पर थी। कासिम ने जल्दी से साइकिल को उठाया और उसके कपड़े का एक कोना जो चैन में फंसा था उसे बाहर निकाला और बोला, आपको चोट तो नहीं लगी? कहते हुए कासिम ने हाथ बढ़ाया। उठिए, हाथ छोड़िए, पीछे हटिए, लड़की अचानक चिल्लाई। एक से बढ़कर एक है। इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही है। तब से घंटी बजा रही हूं कि हटो हटो, लेकिन ये आदमी खड़ा बीचों बीच में और उस पैजामा पकड़े आदमी को निहारे जा रहे हैं। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। वो मैं असल में, हटिए रास्ते से। कहते हुए वो जरा सा आगे बढ़ी और बोली, उल्लू का पट्टा। ये वही शब्द था जो कासिम किसी और को कहना चाहता था, मगर वह। तो दोस्तों, यह थी सादत हसन मंटो की कहानी उल्लू का पट्टा। मैं हूं पूनम कुमारी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।